नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महविश मकीन। आप देख रहे पे न्यूज और cancercare.jk। पेश है हमारा खसूसी प्रोग्राम हेल्थ सेगमेंट का। आज हम जिगर कैंसर यानी लिवर कैंसर की दूसरी किस्त पेश करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछली किस्त में कहा था कि जिगर का कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया भर में लाखों अफराद को मुतासिर कर रही है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जिगर के खुलिये यानी सेल्स बेकाबू होकर बढ़ने लगते हैं और जिगर में रसोली यानी ट्यूमर या गिल्टी बन जाती है। आज की इस किस्त में हम फैटी लिवर और ट्रीटमेंट के बारे में डॉक्टर साहब से तफसीलन बात करेंगे और जानेंगे फैटी लिवर कैंसर का बाइस कैसे बन सकता है और ये बीमारी कैसे पहचानी जा सकती है और इससे बचाव या इलाज के इम्कानात क्या हैं। इन सब सवालात और खदशात के जवाब के लिए जम्मू कश्मीर के कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर काजी अशरफ साहब से बात करेंगे पी न्यूज के एडिटर बशीर नाज। तो आइए देखते हैं डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। पेश है ये खास प्रोग्राम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप जुड़ चुके हैं cancercare.jk और पी न्यूज के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हम हर हफ्ते इसी वक्त इन दो चैनल्स पे आपको कैंसर के हवाले से जानकारी फराहम करते हैं और डॉक्टर काजी अशरफ साहब जो जम्मू कश्मीर के मारूफ ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वो हमेशा इस प्रोग्राम में रहते हैं और कैंसर के हवाले से बात करते हैं। पिछली बार हमने लिवर कैंसर के हवाले से बात की थी, वो पहला एपिसोड था हमारा इस लिवर कैंसर के हवाले से, तो वो इनकम्प्लीट रह गया। आज उसी पे हमारा दूसरा सेगमेंट है, उस पे बात करेंगे लिवर पे। लेकिन हमारे जो नाजरीन हैं जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, हमारे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं इस हवाले से। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि जो फैटी लिवर है, तो उस पे मजीद उन्होंने डॉक्टर साहब से पूछा है कि मजीद तफसीलात फराहम करें। तो आज मेरे साथ जुड़े हैं एक बार फिर डॉक्टर काजी अशरफ साहब। डॉक्टर काजी अशरफ साहब, पहले आपको प्रोग्राम में एक बार फिर खैर मकदम है। बहुत सारे कमेंट्स और लोगों ने पूछा है कि ये जो फैटी लिवर है, इस पे वो तफसील चाहते हैं, वजाहत चाहते हैं पूरा है कि ये जो फैटी लिवर है ये क्या है और ये कैंसर का बाइस किस तरह बनता है। इस तरह के सवालात आए हैं, इस तरह के वो जवाब चाहते हैं आपसे। जी जब मैं फैटी लिवर की बात करता हूं तो आपको और मेरे नाजरीन को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब भी मैं फैटी लिवर बताऊंगा तो उसका मतलब होता है ग्रेड 4 फैटी लिवर। तो ग्रेड 1 टू ग्रेड 3 जो फैटी लिवर होता है वो मेरे डोमेन में डायरेक्टली नहीं आता है। मेरे डोमेन में यूजुअली ग्रेड 4 आता है, जो जिसको और स्टेज 4, जिसको नैश भी बोलते हैं, NaSH नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस या NAFLD नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो फैटी लिवर के बारे में बात करने के लिए थोड़ा बहुत हम इसको बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, तभी ये समझ आ सकता है कि फैटी लिवर कैसे होता है और क्या होता है और कैंसर में इसका क्या रोल है, लिवर कैंसर का में इसका क्या रोल है। देखिए 1920s में एक मेडिकल डॉक्टर था, वो बेसिकली ऑटो वॉरबर्ग। उसने एक रिसर्च किया और उसने उस रिसर्च में पाया, उसने पब्लिश किया उस रिसर्च को, कि जो कैंसर सेल्स होती हैं ये ज्यादा ग्लूकोज पर चलती है, 1920s में उसने ये बताया, प्रूव किया। तो उसके बाद उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त ये जो इसने रिसर्च पब्लिश किया इस पर कुछ ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया गया और उसने भी खुद भी ज्यादा इस पर आगे उसको लिया नहीं, तो ये उधर ही रह गया। तो उसके बाद वार्बर्ग का इंटरेस्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस की तरफ चला गया, तो उसमें उसको नोबेल प्राइज मिल गया। तो वो इस बात के बारे में भूल ही गया। अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जब आइजनहोवर का वो जब प्रेसिडेंट ऑफ द USA थे, तो उसका हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक उसका होने के बाद काफी इस पर बहस हुआ कि प्रॉब्लम असल में क्या है।
तो उस वक्त के न्यूट्रिशनिस्ट थी, तो वो एक थियरी लेके आए कि फैट और प्रोटीन कम करना चाहिए, खाने पीने में फैट और प्रोटीन कम करना चाहिए। तो WHO भी उसके साथ एक फॉर्मूला लेके आया जिसमें फैट 20% खाने में रहना चाहिए, फैट 20%, प्रोटीन 20% और कार्बोहाइड्रेट्स का 60% होना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट का इंक्रीज होना चाहिए और फैट और इसका कम होना चाहिए, तेल और मीट कम होना चाहिए। तो ये चलता गया, बहुत देर तक चलता गया, लेकिन ये देखा गया उसके बाद एक किस्म का पैराडॉक्स पैदा हो गया। पैराडॉक्स उसको बोलती ही अमेरिकन पैराडॉक्स। तो क्या हुआ कि लो फैट डाइट लोग खाते थे, लो प्रोटीन डाइट लोगों ने इस्तेमाल किया, लेकिन डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस और कैंसर, खासकर कोलोरेक्टल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और पैंक्रियाटिक कैंसर में इजाफा होने लगा। तो स्टमक कैंसर में चूंकि फूड रेफ्रिजरेशन का काफी इस्तेमाल हो रहा था, तो स्टमक कैंसर में कदरे कमी आ गई, लेकिन कोलोरेक्टल और बाकी कैंसर्स में इंक्रीज होने लगा। तो इस पर बड़ा ये तशवीश का मामला बन गया कि ये हो क्या रहा है, ये कल्प्रिट क्या है, कल्प्रिट कहां पर है। तो इस पर काफी बहस हुआ, काफी रिसर्च हुआ, काफी ये हुआ। तो अल्टीमेटली ये देखा गया कि जो लोग फैट का इस्तेमाल कम करते हैं और प्रोटीन का इस्तेमाल कम करते हैं, खासकर अमेरिकन पॉपुलेशन, और कार्ब का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो उनमें ये सब कैंसर्स, लिवर कैंसर, बाकी कैंसर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन उसमें एक और पैराडॉक्स आ गया, वो था कि जो इजराइल में था, क्योंकि अब कम फैट खाने से कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल की लेवल और TG, ट्राइग्लिसराइड्स की लेवल तो कम, उस पर काफी ध्यान दिया गया और उस पर काफी ड्रग्स भी बाजार में आ गई। लेकिन ये पाया गया कि इजराइल में चूंकि लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल कम है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रहता है यूजुअली कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि उसका बैकग्राउंड दूसरा है। वो है कि जो कोशरुत होता है ना, कोशरुत इसराइली जो है, जो जूस है, जो यहूदी है, वो उनका एक कल्चरल सिस्टम होता है जिसको कोशरुत बोलते हैं। हमारा भी वो कल्चरल सिस्टम है कोशरुत, जिसको आजकल लोग फैंसी नाम देते हैं, कश्मीरियत, ये सब। एक्चुअली जो वर्ड है, जो ओरिजिनल जो कल्चरल ये है, वो कोशरुत है। तो कोशरुत में क्या है, जो जूस का कोशरुत जो है, तो वो एक सिस्टम है, उसमें आप एक रिलीजियो कल्चरल सिस्टम है उनका। उसमें क्या है कि जो मीट होता है, मीट और दूध या दूध से निकला हुआ कोई भी चीज, पनीर हो, दही हो, फैट हो, तेल हो, वो इस्तेमाल नहीं होता है। दूध के साथ, मीट के साथ दूध इस्तेमाल नहीं होता है। ये जो जूस की जो कल्चरल जो किताब भी है, मिशना और तौरा, उसमें भी इसका जिक्र है। तो उसको कोशरुत बोलते हैं। जो पुराने जमाने में इस्लाम यहाँ आने से पहले या हिंदुइज्म यहाँ आने से पहले, बुद्धिज्म यहाँ कश्मीर में आने से पहले, हमारा भी ये कोशरुत सिस्टम चलता रहा है। इस वक्त भी उसकी बहुत सारे आसार हैं। तो क्या होता है कि इस्राइल में और जूस जो होते हैं ओवरऑल, वो उस किस्म का फैट खाते हैं, उस किस्म का तेल इस्तेमाल करते हैं जो वेजिटेबल ऑयल होता है। जिस तरह यहाँ पर पहले जमाने का तेल, नहीं, वनस्पति घी जब मिलता था ना यहाँ पर, वनस्पति घी और डालडा घी, जो वेजिटेबल फैट्स होते हैं, और ये माना जाता था कि वेजिटेबल फैट में, वेजिटेबल ऑयल में पॉली अनसैचुरेटेड फैट काफी होता है, तो ये सेहत के लिए ठीक है। तो वही वजह थी कि इसराइल में मार्जरीन, इसको वेजिटेबल फैट आप बोलेंगे, वो काफी इस्तेमाल होता है, और ऑलिव ऑयल काफी इस्तेमाल होता है, और सनफ्लावर ऑयल काफी इस्तेमाल होता है। ये जो सनफ्लावर ऑयल और ये जो मार्जरीन है, या जिसको आप वेजिटेबल फैट बोलेंगे,
इसमें प्रॉब्लम ये है, उसमें ओमेगा 3 जो फैटी एसिड होते हैं, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो हमारे हार्ट को, हमारे लिवर को, हमारे जिस्म को ठीक रखते हैं, कैंसर के खिलाफ प्रिवेंशन देते हैं, ये उसमें कम होते हैं। इसमें ओमेगा 6 होते हैं ज्यादा, ओमेगा 3 वेजिटेबल ऑयल में कम कम होते हैं। वेजिटेबल फैट में ओमेगा 3 कम होता है, तो ओमेगा 6 होता है ज्यादा। क्योंकि जब इस्राएली लोग, ये जो यहूदी लोग इतना मतलब तेल इस्तेमाल करते हैं इस चीज का, तो उनका ओमेगा 6 ज्यादा बढ़ गया, तो उस वजह से ये, इसके बावजूद कि इनके कोलेस्ट्रॉल और लिपिड ट्राइग्लिसराइड कम रहते थे खून में, लेकिन फिर भी हार्ट अटैक्स और बाकी जो हार्ट अटैक, डायबिटीज, कैंसर, वो काफी ज्यादा पाया गया। तो इसको नाम ही दिया गया है इजरायली पैराडॉक्स। अब ये सब चीजें जब सामने आ गई, तो इस पर जब रिसर्च थोड़ा नीचे ही चला गया, तो ये वारबर्ग का जो पॉइंट था, जो वारबर्ग ने 1920s में जिसके बारे में कहा था और जिसके बारे में प्रूव किया था, उसको फिर से एक किस्म का, जिसको बोलते हैं ना, जो वो वर्क फिर से लोगों ने शुरू किए फिरने। तो उसमें जो काफी, जिस पर इसने इस पर जो काफी काम किया है, वो है थॉमस सीफ्राइड। वो एक बायोलॉजिस्ट है। तो ये पाया गया कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा इस्तेमाल, कार्ब का ज्यादा इस्तेमाल ही कैंसर, डायबिटीज और ओबेसिटी, जिसकी एपिडेमिक्स चल रही है, वो इसका कारण है, ना कि फैट या प्रोटीन। तो होता क्या है, कार्ब से होता क्या है? पिछले प्रोग्राम्स में भी हमने ये इस पर बात की कि जो ग्लूकोज होता है, जब हम कार्ब लेते हैं, जब हम चावल जैसी चीज खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, वो हमारे जिस्म में जब हजम होता है, यानी टूट जाता है, तो उसका अल्टीमेट जो उसका बाय प्रोडक्ट होता है, वो 3 किस्म का होता है। एक होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है फ्रक्टोज, तीसरा होता है सक्रोज। सक्रोज एक डाइसैकराइड होता है। सक्रोज में भी होता है फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सो अल्टीमेटली 2 चीजें पैदा हो जाती है हमारे इंटेस्टाइन में, जिसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और ये दोनों चीजें जो हैं लिवर में जाती हैं। अब जब ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है, जिस्म में ग्लूकोज आता है, तो इंसुलिन निकलना शुरू हो जाता है, पैंक्रियाज से इंसुलिन निकलता है। अब जितना ज्यादा ग्लूकोज खाने में होगा, उतना ज्यादा पैंक्रियाज निकल जाएगा, पैंक्रियाज से इंसुलिन निकलता रहेगा, ताकि इस ग्लूकोज को सेल्स में डाला जाए, उस ग्लूकोज को इस्तेमाल किया जाए। अब जब इंसुलिन पैदा होता रहता है, ज्यादा पैदा होता है, इंसुलिन एक ग्रोथ हार्मोन जैसा काम करता है। इसका एक और एस्पेक्ट ये है कि ये जो सेल्स होती हैं हमारे जिस्म में, इनको ये पुश करता है ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो लिहाजा जिस इंसान में, जो इंसान कार्ब का इस्तेमाल ज्यादा करता है, उसमें नेचुरली क्या होता है, इंसुलिन का लेवल जो बॉडी में होता है, वो कदरे ज्यादा रहता है। ये एक मैकेनिज्म है। जब इंसुलिन का लेवल कदरे ज्यादा रहता है, तो इंसुलिन लाइक IGF बोलते हैं उसको, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, वो जिस्म में ज्यादा हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे सेल्स का ग्रोथ चेंज हो जाता है, वो एग्रेसिव हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ग्रोथ में बढ़ जाते हैं। तो अल्टीमेटली आहिस्ता 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 एंड रिजल्ट उसका ये होता है कि कैंसर बन जाता है। गलती इधर उधर हो जाती है, गड़बड़ हो जाता है, तो कैंसर बन जाता है। ये हो गया एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट जो है वो ये है, जो फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज एक खतरनाक चीज है, एक खतरनाक शुगर है। फ्रक्टोज और अल्कोहल, क्योंकि ये पाया गया है जो अल्कोहल लोग इस्तेमाल करते हैं, उनका भी अल्कोहलिक लिवर डैमेज हो जाता है, तो उनको भी अल्कोहलिक फैटी लिवर हो जाता है। उनका भी फैटी लिवर होता है, लेकिन उसका अल्कोहलिक फैटी लिवर हो जाता है। तो अल्टीमेटली उनका भी लिवर कैंसर हो सकता है, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में बताया।
अब ये जो अल्कोहल और फ्रक्टोज है, ये एक ही कॉइन के दो साइड आप मान सकते हैं, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म जो है, जो लिवर में होता है, वो ऑलमोस्ट सेम लाइंस पर चलता है। क्योंकि अल्कोहल जो है, अल्कोहल को भी एसिटाइल CoA, एसिटाइल CoA, कोएंजाइम A बोलते हैं उसको, वो बन जाता है, जो फिर ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में घुस जाता है और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में घुस जाता है, ठीक है, और इस्तेमाल होता है और उसका फैट बन जाता है। और फ्रक्टोज का भी वही हो जाता है, उसका भी एसिटाइल, अल्टीमेटली एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है, और ग्लूकोज का भी एसिटाइल कोएंजाइम A बन जाता है। लेकिन ये जो फ्रक्टोज जब हम लेते हैं फूड के साथ, तो क्या होता है, लिवर इसको कोशिश करता है मेटाबोलाइज करने, ठीक है, इसको मेटाबोलाइज करता है, इसको फेंक देता है ब्लड में। ब्लड में ये कहाँ जाता है, मसल में जाता है। तो मसल में क्या होता है, मसल में इसको इस्तेमाल हो जाता है, फ्रक्टोज को क्विकली इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन जब सप्लाई फ्रक्टोज की ज्यादा रहती है, तो मसल क्या करता है, मसल इसको फैट में चेंज करता है, उसको बोलते हैं लाइपोजेनेसिस, नियोलाइपोजेनेसिस। यानी कि मसल, जो हमारा मसल है, बॉडी का मसल है, उसमें ये फ्रक्टोज और ग्लूकोज, टू सम एक्सटेंट ग्लूकोज, ज्यादा फ्रक्टोज, इसका फैट बनता जाता है। तो फैट इसमें जमा हो जाता है, हमारे जो मसल हैं उसमें फैट जमा हो जाता है। तो अल्टीमेटली एक पॉइंट ऐसा बन जाता है कि जब यहां पर जितना फैट बन जाता है, वो वापस सिग्नल देता है लिवर को, देखिए भाई अब मेरे से नहीं हो रहा है इसको फ्रक्टोज को कंट्रोल, अब तुम संभाल लो, ठीक है। तो लिवर में अब क्या हो जाता है, लिवर में इस फ्रक्टोज को लिवर चेंज करता है, नियोलाइपोजेनेसिस करता है, इसको फैट में तब्दील करता है। और फैट में जब तब्दील करता है, आधा फैट ये खून में चला जाता है, खून में डाल देता है, ठीक है। उससे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, बाकी चीज, लिपिड प्रोफाइल खराब हो जाता है। और आधा फैट जो उधर बचता है, वो लिवर स्टोर करता है, स्टोर करते जाता है। और उसी लिवर, उसी फैट, वही फैट जब स्टोर होते जाता है, तो उसी को हम अल्टीमेटली क्या बोलते हैं, फैटी लिवर बोलते हैं। ये एक पाथवे है, ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका है इस फ्रक्टोज को इस्तेमाल करने का। क्या होता है कि हमारे जिस्म में कुछ और भी रास्ते, हमारे जिस्म के पास कुछ और भी रास्ते हैं। उन रास्तों में जैसे आता है AMP के पाथवे, जिसको हम AMP के, बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवे होती है AMP के पाथवे। और भी है CPT1, कार्निटिन पैल्मिटाइल ट्रांसफरेज 1 पाथवे, और दूसरी भी है, और भी है, उस पर हम आएंगे। अब ये जो AMP के पाथवे है, देखिए मैं आपको थोड़ा ये टेक्निकल चीज को आसान करके बता देता हूं। अगर आपको ये समझ आएगा, इसका मतलब है कि नाजरीन को भी ये समझ आ सकता है। नाजरीन का ही ये उन्होंने ही पूछा है, हाँ, इस पे डिटेल बताएं। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप बीच में मुझे बता दें कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आपको समझ आती है बात, तो इसका मतलब क्योंकि आप तो मेडिकल बैकग्राउंड आपका नहीं है, इसलिए मैंने कहा। तो खैर, ये जो AMP के पाथवे है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवे है हमारे जिस्म में। ये क्या करती है, ये एक किस्म का सिग्नल चलाती है जिस्म में कि अगर फैट ज्यादा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, तो ये इसको रोक देती है, ठीक है। अगर ज्यादा सेल ग्रोथ होने लगा, तो ये उसको रोक देती है। क्योंकि इसमें एक और पाथवे होती है जिसको mTOR पाथवे कहते हैं, जो कैंसर में काफी ज्यादा जिसका रोल रहता है। जब फ्रक्टोज से क्या होता है, फ्रक्टोज से mTOR पाथवे जो है वो स्टिमुलेट हो जाती है। तो सेल्स जो हैं, सेल्स ग्रो करती हैं, डिवाइड करती हैं, ठीक है, कैंसर की तरफ बढ़ती हैं, ठीक है। अब AMP के पाथवे जब आती है, जब ये AMP के आता है, ये mTOR को ब्लॉक करता है। ये उसको बोलता है नहीं जी, अभी तुम बैठो, ठीक है। तो mTOR जब बंद हो जाता है, तो ये जो पुरानी सेल्स होती हैं, ये मर जाती हैं, ये साफ हो जाती हैं। तो ये जिस्म का एक सिस्टम है जहां पर
जो खराब सेल्स होती हैं, जो नाकारा सेल्स होती हैं, जिनकी एज हुई होती है, उनको साफ करने का तरीका है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है, ये जो फ्रक्टोज है, ये फ्रक्टोज एक पॉइजन की तरह काम करता है। ये इस AMP के पाथवे को पॉइजन करता है, इसको ब्लॉक करता है, इसको रोक देता है। जब इसको रोक देता है तो क्या हो जाता है, mTOR पाथवे एक्टिवेट हो जाती है। जब mTOR पाथवे एक्टिवेट हो जाती है तो अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली कैंसर बनने का अंदेशा रहता है। तो लिहाजा इस बात पर रिसर्च पहुंच गया कि जो असली कल्प्रिट जो है वो है कार्बोहाइड्रेट जो फूड में जाते हैं, जिसमें फ्रक्टोज, जैसे फ्रूट हम खाते हैं, जिन फ्रूट में फ्रक्टोज लेवल ज्यादा होता है, वो फ्रक्टोज जब हम लेते हैं, वो जब लिवर में चला जाता है, वो इस प्रोटेक्टिव पाथवे जो हमारा होता है, हमारे जिस्म में जो ये पाथवे है, ये तरीका है, ये चैनल है जो इसको रोकती है, जो अगर कोई सेल बनती है, खराब हो जाती है, उसको निकाल देती है, ठीक है। उसी पाथवे, AMP के पाथवे को ये पॉइजन कर देता है, फ्रक्टोज, जिस तरह अल्कोहल करता है। सो अल्कोहल और फ्रक्टोज, जैसे मैंने बताया कि एक कॉइन के दो फेसेस है, दो फेस है। ये एक ही चीज है, कोई अल्कोहल ले ले या कोई फ्रक्टोज ले। अच्छा, तो अल्टीमेट रिजल्ट जो होता है, अल्टीमेट रिजल्ट इनका यही होता है। तो उस वजह से फैटी लिवर जब आगे चलता है, फैटी ग्रेड 4 तक पहुंच जाता है, तो फैटी लिवर से कैंसर बनने का अच्छा, इम्कान ये है। फैक्टोज की जो आपने बात की है, फ्रूट्स का आपने जिक्र किया है कि कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिसमें ज्यादा पाया है, ज्यादा बनता है फैक्टोज। तो यहाँ पे ही हम नाज़रीन को अगर आप बताएंगे मोटा मोटा ये कौन से ऐसे फ्रूट हैं जिसमें ज्यादा पाया जाता है। अच्छा सवाल है। देखिए, जो पिछली बार भी मैंने कहा, जो कश्मीर में जो वादी में जो फ्रूट उगता है, ओवरऑल अगर देखा जाए, ओवरऑल उसमें फ्रक्टोज कम रहता है, फ्रक्टोज लेवल। जो हमारी वादी कश्मीर के जो फ्रूट्स हैं, उसमें ये कम है, बहुत कम रहता है, जो भी फ्रूट है, कंपैरेटिवली कम रहता है। एक्सेप्ट उसमें 2-3 एक्सेप्शन है। एक तो अंगूर है, अंगूर में फ्रक्टोज लेवल अच्छा रहता है, 30% तक, 30% से ज्यादा। अच्छा। और दूसरा है खुबानी, एप्रिकॉट, जो पक्की हुई खुबानी हो, उसमें भी फ्रक्टोज लेवल थोड़ा ज्यादा रहता है। और तीसरा होता है चेरी, जो गिलास हमारा यहाँ बनता है, ठीक है, उसमें फ्रक्टोज लेवल ज्यादा रहता है। बाकी जो कश्मीर में फ्रूट पाया जाता है, सेब है, डिलीशियस सेब की मैं बात नहीं करता, मैं ओरिजिनल कश्मीरी सेब की बात करता हूँ, जो महाराजी जिसको बोलते हैं, जो खट्टा सेब, गोल्डन है, गोल्ड, उसमें गोल्ड में थोड़ा ज्यादा, गोल्डन तो हमारा नहीं है, गोल्डन तो हमारा नहीं, तो उसमें फ्रक्टोज लेवल बहुत कम रहता है। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी होती है, स्ट्रॉबेरी में फ्रक्टोज लेवल बहुत कम रहता है। यहाँ पर आपका बेरी रहता है, बेरी जिसको बोलते हैं, ब्लैक, और वो उसमें फ्रक्टोज लेवल बहुत कम रहता है। यहाँ पर प्लम रहता है, उसमें फ्रक्टोज लेवल कम रहता है। अब जो बाहर से जो फ्रूट यहाँ पर आता है, फॉर एग्जाम्पल केला है, उसमें फ्रक्टोज लेवल काफी ज्यादा है, 50% की। केले में आप खजूर की बात करें, खजूर में तो काफी ज्यादा, उसमें भी फ्रक्टोज लेवल काफी ज्यादा है, ठीक है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि आम है, आम में फ्रक्टोज लेवल काफी ज्यादा है। कीवी जो जापानीज फ्रूट है, वो और कश्मीरी फ्रूट लगभग एक जैसा है, उसमें फ्रक्टोज लेवल कम रहता है, कम है। अच्छा, वाटरमेलन की बात मैंने कही, खरबूजे की बात, खरबूजे में फ्रक्टोज लेवल इंतहाई कम रहता है, 2 या 3%। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि हमको वाटरमेलन का, खरबूजा दोनों में, अच्छा, दोनों में, खरबूजे में भी उतना ज्यादा फ्रक्टोज, पपीता भी अब ज्यादा, पपीता में फ्रक्टोज लेवल थोड़ा कम ही रहता है। हाँ, पपीता एक ऐसा है जिसमें कम ही रहता है। मस्क मेलन होता है, उसमें भी कम ही रहता है। तो ये जो फ्रूट है, इसलिए मैं बोलता हूँ वाटरमेलन, यानी कि जो तरबूज होता है, तरबूज में चूंकि फ्रक्टोज लेवल बहुत कम रहती है, तरबूज हमारी जिस्म के लिए काफी उम्दा एक, अच्छा, ड्राई फ्रूट है हमारा, मतलब अखरोट है, बादाम है, उसमें फ्रक्टोज लेवल कम है, उसमें फ्रक्टोज लेवल कम है। और हनी जो लोग खाते हैं, हनी, जो शहद में भी फ्रक्टोज लेवल काफी ज्यादा है। अच्छा, अब शहद में फ्रक्टोज ही नहीं ज्यादा है, उसमें ग्लूकोज तो है ही है ज्यादा, उसमें सक्रोज भी ज्यादा है।
शहद में लेकिन सक्रोज भी ज्यादा आम है। लोग मतलब शहद को बड़े ये बनाया है कि शहद हर एक चीज की दवा है। देखिए शहद में क्या है, शहद में जो फ्रक्टोज पड़ता है, जब फ्रक्टोज हम लेते हैं, फ्रक्टोज वाला फूड लेते हैं, तो हमको एक क्विक एनर्जी जैसी महसूस हो जाती है, क्योंकि फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज ग्लूकोज की तरह मेटाबोलाइज नहीं होता है। ये कुछ स्टेप्स को अवॉइड करता है, ये बीच में घुस जाता है, तो क्विकली एनर्जी देता है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि जब आप सक्रोज वाले फ्रूट खाएंगे, यही है, आम खाओगे, बाकी खाओगे, एकदम एनर्जी लेवल क्विक, लेकिन वो टेम्पररी फिनोमेनन होता है। अल्टीमेटली जब आप लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करते हैं फ्रक्टोज कंटेनिंग, हाई फ्रक्टोज कंटेनिंग फ्रूट्स जब आप लेते हैं, तो उससे क्या होता है, अल्टीमेटली वो फ्रक्टोज जो बर्डन जिस्म पर हो जाता है, वो अल्टीमेटली उसका फैट में तब्दील हो जाता है, और फैटी लेवल इंक्रीज हो जाती है जिस्म में, और वही कारण है डायबिटीज का। ये एकदम पॉजिटिव रिलेशनशिप है फ्रक्टोज की, किसके साथ, डायबिटीज के साथ, ओबेसिटी के साथ, वजन बढ़ने के साथ, और अल्जाइमर्स डिजीज के साथ, जिसको डिमेंशिया बोलते हैं। इन 3 चीजों के साथ इसकी पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और कैंसर के साथ इसकी कोरिलेशन है, यानी कि कैंसर के साथ इसकी पॉजिटिव कोरिलेशन है। यानी कि जब इमीडिएट प्रूफ कैंसर में आप नहीं दे सकते, लेकिन कोरिलेशन है, क्योंकि जब फैटी लिवर बन जाता है, जब ग्रेड 4 पर पहुंच जाता है, या अल्कोहलिक फैटी लिवर बन जाता है, ठीक है, तो ग्रेड 4 पर पहुंच जाता है, उसके बाद लिवर कैंसर होने के, प्राइमरी लिवर कैंसर होने के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं, रिस्क 20% से ज्यादा हो जाती है। वो मेरा कहने का मतलब है। तो लिहाजा ये जो फ्रक्टोज कंटेनिंग फ्रूट है, फ्रक्टोज कंटेनिंग फ्रूट को मेरे ख्याल में अवॉइड करें तो अच्छा है। प्रिकॉशंस क्या है, मतलब जब फैटी लिवर हो, फिर ये क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? फैटी लिवर जिसका एस्टैब्लिश्ड फैटी लिवर, ग्रेड 2, ग्रेड 1, ग्रेड 2, सबसे पहले उनको ये फ्रक्टोज वाला जो फ्रक्टोज कंटेनिंग जो फ्रूट्स हैं, ग़िज़ाइयात हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं बाजार में, प्रोसेस्ड फूड में आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जो भी आप जंक फूड हो, प्रोसेस्ड फूड हो, जो भी बाजार में मिलता है, उसमें क्या होता है, उसमें यूजुअली स्वीटनिंग एजेंट डाला जाता है, जिसको कॉर्न सिरप होता है। इंडस्ट्री में कॉर्न सिरप, उसको आपको बाजार में कॉर्न सिरप नहीं मिलेगा, या मैपल सिरप नहीं मिलेगा बाजार में, लेकिन ये इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। ये जो प्रोसेस्ड फूड होता है, उसमें जैसे आप कोई भी ले लो, बेकरी ले लो, बाकी चीज ले लो, उसमें ये सिरप डाला जाता है मिठास पैदा करने के लिए। अब ये जो सिरप होता है, ये फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज कंटेनिंग सिरप होता है। तो लिहाजा मिठास तो उसमें आ जाती है, ग्लूकोज से ज्यादा मिठास आती है, स्टार्च से ज्यादा मिठास आती है, लेकिन ये जब लोग प्रोसेस्ड फूड ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उनमें फ्रक्टोज लेवल काफी ज्यादा अंदर जाती है, और उसी से ये फैटी लिवर और बाकी चीजें जो डायबिटीज है, ओबेसिटी है, हार्ट डिजीज है, ये सब होने के इम्कान ज्यादा रहते हैं। तो लिहाजा इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसे फ्रूट, ऐसी ग़िज़ायात और प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए जिसमें फ्रक्टोज लेवल काफी ज्यादा हो जाते हैं, जो अभी हमने बताया, आपने बताया, ये इसका सबसे बेहतरीन प्रिवेंशन है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका जो ट्रीटमेंट है जी, इब्तिदाई ट्रीटमेंट इसका क्या है? लिवर कैंसर अगर हम करेंगे प्राइमरी लेवल पे ट्रीटमेंट क्या है? ठीक है, अब जो लिवर कैंसर की, जो प्राइमरी लिवर कैंसर की ट्रीटमेंट है, वो तो मैं बताऊंगा। उसके साथ हमको ये भी देखना है कि सेकेंडरी लिवर कैंसर, जिसको हमने बोला मेटास्टेसिस, जो लिवर में बाहर से आता है, किसी दूसरी जगह कैंसर है, फॉर एग्जांपल लिवर में है, सॉरी जिस्म में है और वो लिवर में आ गया, इंटेस्टाइन में है तो लिवर में आ गया, स्टमक में है तो लिवर में आ गया, ब्रेस्ट में है तो लिवर में आ गया, उसका भी ट्रीटमेंट जो है मेरे ख्याल में उसको भी हम इधर ही थोड़ा डील पिछली बार करेंगे। हमने
सेकेंडरी लिवर कैंसर जो आपने बताया है, पिछले एपिसोड में हमने किया, लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं बताया। ट्रीटमेंट आज रखा, क्योंकि अब इसमें फैटी लिवर के लिए लोगों ने ये कहा था कि नहीं, इस पे तफसील पे जाए। तो अब चूंकि हम वही में ट्रीटमेंट कहता हूँ, प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल, सही बात है, दोनों बताइए। तो देखिए, प्राइमरी लिवर जो कैंसर है उसका ट्रीटमेंट अगर कहा जाए एक वर्ड में, वो है सर्जरी, ऑपरेशन। अब ये डिपेंड करता है कि प्राइमरी लिवर कैंसर, जो लिवर ट्यूमर है, ये कितना बड़ा है, उस पर डिपेंड करता है। बदकिस्मती ये है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि लिवर ट्यूमर की कोई खास अलामत नहीं होती है जिससे आप ये कह सकते हैं हाँ भाई इस पेशेंट को शायद लिवर ट्यूमर है। वो अलामत तो बदकिस्मती है कि वो ऐसी कोई अलामत नहीं है। तो लिहाजा जो देखा ऑलमोस्ट जितने भी कैंसर, हाँ, उसमें तो अलामत तो बहुत ही कम रहती है। तो यूजुअली जब लोग आते हैं फिर ट्रीटमेंट करने के लिए, तो बदकिस्मती से वो सर्जरी के दायरे से बाहर निकला होता है उस वक्त। वो गई एक बात। अगर देखा गया है कि अगर 5 सेंटीमीटर से कम होगा साइज ट्यूमर का, तो अगर उसको ट्रीट किया जाए, सर्जरी से ट्रीट किया जाए, तो उसके रिजल्ट अच्छे रहते हैं। ये फिर से बताइए, 5 सेंटीमीटर नहीं, ट्यूमर अगर होगा, एक ही ट्यूमर होगा और 5 सेंटीमीटर से कम होगा लिवर में, 5 सेंटीमीटर उसका जो दायरा है, 5 सेंटीमीटर से कम अगर होगा, तो उस सूरत में सर्जरी का रोल बहुत ही अच्छा रहता है। और सर्जरी का रिजल्ट 70% लोग 5 साल से ज्यादा जी सकते हैं, 5 साल या 5 साल से ज्यादा जी सकते हैं। लेकिन अगर 5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, खासकर 8 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया हो ट्यूमर, तो उसमें जो है, उसमें जो सर्वाइवल होता है वो बहुत कम होता है। बदकिस्मती ये है, उसमें सर्वाइवल बहुत कम होता है और उसमें सर्जरी भी खातिर खान नहीं हो जाती। अब कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें एक ऑप्शन हम दे सकते हैं जिसको लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, लिवर ट्रांसप्लांट यूजुअली ऑप्शन उनको मिलता है जिनका या तो अल्कोहलिक फैटी लिवर या अल्कोहलिक लिवर डिजीज हो या हेपेटाइटिस हुआ हो, उसके बाद उनका लिवर डैमेज, क्रॉनिक लिवर डिजीज हुआ हो। लेकिन उसमें बात ये है, उसमें एक दो प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो ये है कि जो ये वायरस है, हेपेटाइटिस बी और सी वायरस, जिसमें ये क्रॉनिक लिवर डैमेज होता है और जिसमें वो कैंसर बन जाता है, उसमें ऐसे पेशेंट में पहले ये जो वायरस है, वायरस साफ होना चाहिए बॉडी से, बॉडी में वायरस नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि उसमें डोनर लिवर की जरूरत पड़ती है। अब डोनर लिवर बहुत ही कम, उसका तादाद तो बहुत ही कम रहता है, क्योंकि उसमें अपने कुछ क्राइटेरिया होते हैं। लाइव डोनर उसमें एक ऑप्शन है, जैसे कोई पेशेंट है, उसका कोई रिश्तेदार है, माँ है, बेटा है, बेटी है, वो उसमें कभी कभी उनसे लिवर ले सकते हैं, लिवर का एक पीस ले सकते हैं, वो उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसका रिजल्ट जो है लगभग 70% तक ठीक है, 70% लोग तक उससे 5 साल रह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल जो लिवर ट्यूमर है, इसके लिए सबसे अच्छी ट्रीटमेंट जो मैंने बताया वो प्रिवेंशन है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट जो है वो डिफिकल्ट है, उसके रिजल्ट्स भी उतने अच्छे नहीं रहते। अब रही ये बात कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ऑपरेशन नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर उनको CLD है, यही हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, ठीक है, या अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, या उनका ट्यूमर इतना बड़ा है जो सर्जरी से बाहर नहीं निकल सकता है। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए जो हम करते हैं वो ये है कि उनके जिस्म में जिस तरह एक जो लिवर में जो रग होते हैं ना, जो नस होती है, जो आर्टरी और वेन होती है, ठीक है, और पोर्टल वेन होती है, उसमें क्या करते हैं, हम एक कैथेटर डालते हैं। एक तार होती है, लंबी सी तार होती है, तो वो तार टांग में एक छेद करते हैं, थोड़ा सा इंजेक्शन बना देते हैं और उधर से डाल देते हैं।
तो आहिस्ता 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 करके उसको एक्सरे पर देखते हैं कि कहाँ पहुंच गई, उसमें थोड़ा दवाई डाल देते हैं और देख लेते हैं कहाँ जाती है। तो आहिस्ता 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 जाके लिवर में वो तार पहुंचा देते हैं। अब उस तार का क्या होता है, उस तार के बीच में एक छेद होता है, एक चैनल होती है। उस चैनल के थ्रू इस ट्यूमर का जो ब्लड सप्लाई होता है, क्योंकि ये जो लिवर ट्यूमर होता है ये साफ ब्लड जो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये वो इस्तेमाल करता है। अच्छा अच्छा। इसको चाहिए कि एकदम ब्लड होना चाहिए आर्टरी से आया हुआ, न कि वेन से आया हुआ। क्योंकि लिवर में तो 75% यानी कि 75% ब्लड जो लिवर में जाता है वो वेनस ब्लड होता है, उसमें ऑक्सीजन बहुत कम होता है, वो इंटेस्टाइन से निकल के उधर जाता है। 25% ही जो खून लिवर को जाता है वो ऑक्सीजन से भरपूर होता है, जो आर्टरी वाला ब्लड होता है। तो क्या करते हैं, उसी आर्टरी को जो लिवर को इस ट्यूमर के पास जाती है, जो ट्यूमर इस आर्टरी को खा लेता है, उसी पर वो लगा के उसको ब्लॉक कर देते हैं या उधर ही उसको कीमोथेरेपी डाल देते हैं। ठीक है, उस ट्यूमर को आप कमजोर करने या मारने की कोशिश करते हैं ताकि उसका खाना जो उसका जी गुजारा खाना बंद कर दे, सप्लाई लाइन बंद होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं कि मतलब बैटल फील्ड होता है ना, क्योंकि ये तो कैंसर के साथ जो लड़ाई है एक किस्म की बैटल है। ये बैटल फील्ड को आप देखेंगे, जब आर्मी दो फौजों के दरमियान लड़ाई चलती रहती है, तो क्या होता है कि जो सप्लाई है, जब आप किसी फौज के ऊपर हमला करते हैं तो सबसे पहले आप किस पर हमला करते हैं, आप सप्लाई बंद करते हैं। सप्लाई बंद, है ना, मिसाल के तौर पर, क्योंकि सप्लाई लाइन दूसरी होती है, अटैक लाइन दूसरी होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई आर्मी, फॉर एग्जांपल आर्मी फौज यहाँ से चली गई, वो आप मान लीजिए लाल बाजार में है आर्मी, ठीक है, वो लाल बाजार में लड़ाई चल रही है, तो आर्मी यूजुअली कहाँ से जा रही है, आर्मी उधर नेशनल हाईवे उधर से जा रही है, जो खैबर जो अपना जो लाल बाजार जो मेन रोड से जाती है। अब जहां से यूजुअली आर्मी चलती है वहां से वो अपना सप्लाई नहीं लेके जाती है, सप्लाई का रास्ता कोई और है। सप्लाई का रास्ता यहाँ से अलीजान रोड जैसे सोगरा से, ठीक है। तो क्या होता है, अगर आप इस आर्मी को कमजोर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अलीजान रोड को बंद करना है। तो आपने सप्लाई बंद कर दी, ठीक है। तो इसी तरह यही जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल तो सेम है, यही प्रिंसिपल कैंसर में इस्तेमाल होता है, कैंसर ट्रीटमेंट में। सिर्फ लिवर ही में नहीं, बहुत जगह कैंसर ट्रीटमेंट इस्तेमाल, सप्लाई लाइन को बंद करना होता है। अब जो ये ट्यूमर है, ट्यूमर का जो सप्लाई लाइन है, उसको हम एक्सरे के नीचे देख लेते हैं। एक्सरे मशीन एक काफी वो सोफिस्टिकेटेड मशीन होती है, उसमें देख लेते हैं और उस सप्लाई लाइन तक जितनी भी सप्लाई लाइन इसको होते हैं उसको ब्लॉक कर लेते हैं। जब ब्लॉक कर दिया, उससे क्या होता है, नतीजा ये होता है कि ट्यूमर मर जाता है। अब उसमें एक और चीज ऐसी है कि उसमें सप्लाई लाइन तो ब्लॉक करते ही करते हैं, लेकिन ब्लॉक से पहले उसमें कीमोथेरेपी जो ड्रग होता है वो दवाई भी छोड़ देते हैं। तो उससे दो काम निकलते हैं, एक तो सप्लाई बंद हो गया, दूसरा जो कीमोथेरेपी है वो डायरेक्ट ट्यूमर के ऊपर अटैक करती है और ट्यूमर को खा सकती है। तो उसका भी नतीजा बहुत अच्छा रहता है। तो वो भी एक, जिसको बोलेंगे ना, सर्जरी का एक ऑल्टरनेटिव है। अगर किसी पेशेंट में सर्जरी मुमकिन नहीं है, ट्यूमर बड़ा है या तभी उसकी हालात ठीक नहीं है, या उसमें फॉर एग्जांपल CLD हो गया है, लिवर बजाते खुद कमजोर हो गया, तो सर्जरी काफी रिस्की हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स में ये एक ऑप्शन है। अब उसके बाद जो कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी तो लिवर ट्यूमर में, प्राइमरी लिवर ट्यूमर में कीमोथेरेपी यूजुअली इस्तेमाल नहीं होती है, क्योंकि कीमोथेरेपी से इनका इसमें काम नहीं चलता है, ठीक है। इसमें कुछ टारगेटेड थेरेपीज आती हैं, जो एक बायोलॉजिकल थेरेपी हम बता सकते हैं। उनका भी अल्टीमेट जो काम होता है वो सप्लाई जो इसको आती है, सप्लाई लाइन को बंद करने की कोशिश आती है। तो वो उस किस्म की दवाई है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमेशा मेरा एक सवाल रहता है इस हवाले से, आज मैं फिर से भी वो सवाल पूछूंगा। अब अगर कोई शख्स ये खदशात लेकर चले कि मैं अपनी बॉडी को चेकअप करूं, नॉर्मली ठीक है, कोई बीमारी बज़ाहिर नहीं दिखती है, लेकिन कहता है कि मैं लिवर चेक करूं, कहीं पे गड़बड़ तो नहीं है, तो
इब्तिदाई तौर पे नॉर्मली कौन सी चेकअप है, कौन सी टेस्ट करने होंगे, किस तरह करने होंगे ताकि उसको पता चले कि नहीं इसकी बॉडी ठीक जा रही है, कहीं पे गड़बड़ है? देखिए, मैं आपको इस बारे में ऐसे बताऊं कि दो चीजें होती हैं। एक होता है प्राइमरी प्रोफिलैक्सिस या प्राइमरी प्रिवेंशन, दूसरा होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस। आप जो बात कर रहे हैं वो सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस की बात करते हैं, वो सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है। मतलब क्या होता है उसका? मतलब ये है कि तकलीफ शुरू हो गया है, ट्यूमर बन गया है, भले वो छोटा है लेकिन बन गया है। अब उसको हम छोटे इस पर यानी कि पैमाने पर अर्ली स्टेज में कैसे डिटेक्ट करें, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है। दूसरा ये है कि ट्यूमर बनने को कैसे प्रिवेंट किया जाए, ये दो चीजें हैं। ठीक है। पहले हम ये बताएंगे, जो आपने पूछा वो सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस की बात है। तो उसमें क्या होता है कि देखिए, जैसे पहले प्रोग्राम में भी हमने बताया कि यूजुअली जब एज क्रॉस होती है, मैंने कहा कि 45 से ज्यादा, 50 आप मान लीजिए, 50 साल, 50 इयर्स की एज जब इंसान में क्रॉस होती है, उसके बाद हर एक इंसान को ये चाहिए कि वो अपने जिस्म का ख्याल रखे और ये कोशिश करे कि मैं देख लूं। देखिए, क्या होता है कि प्रोफिलैक्सिस यानी कि अर्ली डिटेक्शन तभी होता है जब हट्टा कट्टा इंसान जिसको सब कुछ ठीक लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो उसमें टेस्ट करने की जरूरत होती है। बीमार जब इंसान होता है तो बीमार तो खुद ब खुद आ ही जाता है, उसको तो करना ही पड़ता है। उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल इंसान। वही जो मैं उसी पर फिर से, इसीलिए मैं इस पर थोड़ा स्ट्रेस दे रहा हूं कि ये जो आपने बात कही, जो हम पिछले प्रोग्राम्स में बताते हैं कि लोगों को चाहिए कि 50 साल की एज के बाद वो कोशिश करें कि वो रेगुलरली अपने बॉडी चेकअप करें। हो सकता है कि अगर ट्यूमर छोटी स्टेज में होगा उसको पिकअप करेंगे। उसके लिए लिवर के लिए आपको क्या चाहिए? देखिए, आमतौर पर लोग LFT करते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट। अच्छा टेस्ट है, ठीक है, लेकिन ट्यूमर के इसमें मतलब कैंसर के एतबार से लिवर फंक्शन टेस्ट का उतना ज्यादा रोल है नहीं, क्योंकि ये लेट, इसका टाइम लगता है खराब होने में, तो ये काफी लेट खराब हो जाता है। तो इसका इसमें प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन में उसका कुछ खास रोल नहीं है। देखिए, अल्ट्रासाउंड एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो लोग राइट और लेफ्ट करने जाते हैं। टीवी रील, उसको टीवी रील तो करते ही करते हैं लोग। टीवी रील एक बहुत ही उम्दा नॉन इन्वेजिव, ये है क्या बोलते हैं उसको, एक इन्वेस्टिगेशन। टीवी रील से आपको 1 सेंटीमीटर से जायद अगर ट्यूमर होगा वो तो दिखेगा ही दिखेगा। कभी कभी अगर 1 सेंटीमीटर से कम भी होगा, यानी कि आधा सेंटीमीटर ट्यूमर भी होगा, वो भी अल्ट्रासाउंड में कभी कभी पिक हो जाता है। तो लिहाजा मेरा ये रहेगा कि अल्ट्रासाउंड, हालांकि ऐसा कुछ रूल नहीं है, अल्ट्रासाउंड ये स्क्रीनिंग एक टूल लिवर कैंसर के लिए नहीं है, लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड साल में एक बार या 6 महीने में एक बार, खासकर वो लोग जिनको B और C इन्फेक्शन है और जिनका ग्रेड 3 से ज्यादा फैटी लिवर है, और जो लोग मिसाल के तौर पर जो सिगरेट पीने वाले, जिस तरह हमने बताया कि काफी जिनका 11,000 से ज्यादा सिगरेट पैकेट जिन्होंने अपनी जिंदगी में पिए हैं, अगर वो 6 महीने या 1 साल में एक बार अल्ट्रासाउंड करें, वो एक काफी उम्दा इन्वेस्टिगेशन है जिससे बहुत हद तक इस ट्यूमर का अर्ली स्टेज में पता लग सकता है। ये होगी एक बात। दूसरा, हम जो बात कर रहे थे, वो जो हमारा प्रोग्राम था, ये प्राइमरी प्रिवेंशन की बात हम कर रहे हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन होता है कि ट्यूमर को, बीमारी को, तकलीफ को होने ना हो या होने दिया जाए। ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इस मामले में जहां तक लिवर ट्यूमर का मामला है, लिवर कैंसर का मामला है, अगर हम अपना खान पान, अगर हम अपना जो रहन सहन, अपना जो लाइफस्टाइल
अगर हम उसमें थोड़ा बहुत चेंज ला सकते हैं तो मुझे लगता है कि लिवर ट्यूमर को हम बहुत हद तक होने से रोक भी सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि फ्रक्टोज कंटेनिंग जो फ्रूट होते हैं उनको एकदम एलिमिनेट किया जाए या कम किया जाए, उनको भारी तादाद में उसका इस्तेमाल ना किया जाए तो वो अच्छा है। तो ये है मेरा कहने का मतलब। हाँ डॉक्टर साहब, आज इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बातें आपने बताई, खासकर फ्रक्टोज फ्रूट्स के बारे में, जिससे ये और जो अल्कोहलिक लिवर, फैटी लिवर होता है या कैंसर का बायस बनता है, उसके बारे में आपने बताया है। तो बेशक लोगों को तब्दीली लानी चाहिए खाने पीने में, ताकि इस जैसे बीमारी से इंसान दूर रहे। मुझे लगता है डॉक्टर साहब शायद आज हमारा लिवर कैंसर का दूसरे एपिसोड में मुकम्मल हो गया है। फिर भी अगर नाजरीन कोई सवाल होगा, कोई क्वेश्चन होगा, जो फ्लैश नीचे नंबर हो रहे हैं उस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या ईमेल जो हम आपको दे रहे हैं उस पर भी डिटेल लिख सकते हैं। तो अगले प्रोग्राम में डॉक्टर साहब उन सवालों का भी जवाब दे देंगे। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन मिलते हैं अगले प्रोग्राम में और एक एपिसोड लेकर कैंसर के हवाले से। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज। नाजरीन, आप देख रहे थे पी न्यूज और कैंसर केयर .jk का आज का खुसूसी प्रोग्राम लिवर कैंसर की दूसरी किस्त। अगले शुमारे में इसी वक्त इन्हीं चैनल्स पर हम ओवरियन कैंसर पर बात करेंगे, जिसमें डॉक्टर काजी अशरफ आपको जानकारी फराहम करेंगे। हाँ, अगर आप डॉक्टर साहब से ओवरियन कैंसर के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर आप डॉक्टर साहब से व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए अपने सवालात या खदशात का जवाब हासिल कर सकते हैं। हाँ, आप अपने सवालात हमें 22 मार्च शनिचर के शाम 8 बजे तक इरसाल कर सकते हैं। इजाजत लेने से पहले आपसे गुजारिश है कि कैंसर केयर .jk को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इजाजत चाहूंगी, खुदा निगहबान।